Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter ray optics and optical instruments. और आज के टॉपिक में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. इस टॉपिक से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या था हमारे पास में? डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मीनिंग था द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ये वाला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. जब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव कर लिया है. उसके अलावा हम लोगों ने डेविएशन के बारे में पढ़ लिया है. डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लिया है. डिस्पर्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया है हम लोगों ने. अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या चीजें आती हैं, उन्हीं को हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक पॉइंट आता है और वो पॉइंट ये आता है कि जो हमारा डिस्पर्शन हो रहा है और डिस्पर्शन के साथ में आपने देखा डेविएशन का एक पॉइंट पड़ा हुआ. तो ये डेविएशन क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम है, ये क्या है, किस बेसिस पर ये सारी चीजें होती हैं. मतलब हम लोग जानते हैं कि रेड कलर के लिए जैसे हमारे पास में जब हम लोग प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म के साथ में होता क्या है कि हमारे पास में ये यदि एक व्हाइट लाइट यहां से आती है, ये हमारे पास में व्हाइट लाइट आई. ठीक है. हम लोग मान के चल रहे हैं ये लाइट को ऐसे रहने दो. ठीक है. ये ऐसे चला गया तो यहां पर ये जो व्हाइट लाइट है ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है. और ये जो कलर का सीक्वेंस है ये आपके पास में विबग्योर है. यस और नो. अब इसमें मैंने बताया है आपको कि भैया देखो वॉयलेट कलर के लिए डेविएशन जो है वो बड़ा होता है कंपेयर टू रेड कलर. यस और नो. ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं. बेसिकली ये सब जो आता है डेविएशन जो है वो वॉयलेट के लिए ज्यादा है. उसके पीछे का रीजन तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और वो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, डेल्टा बराबर ए म्यू माइनस का 1. ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है. ए क्या है, प्रिज्म एंगल है, और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. सो हमारे पास में ये जो म्यू होता है ना, म्यू माइनस 1, इस टर्मिनोलॉजी को रिफ्रैक्टिविटी कहते हैं. ये भी हम लोग जानते हैं. अब इस म्यू को यदि मैं बात करूं, ये जो म्यू है दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म. तो कहा यह गया है कि भाई ये जो म्यू होता है वो अलग अलग कलर के लिए अलग होता है. बराबर है. मतलब म्यू ऑफ वॉयलेट इज नॉट इक्वल्स टू म्यू फॉर रेड कलर. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डायरेक्टली. ये कहां से आता है, तो ये आता है कॉची लॉ से. ठीक है. सो वो रिलेशन बताता है रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ के एक रिलेशन को, जो कहता है भैया म्यू बराबर होता है आपके पास में ए प्लस का बी अपॉन लैम्बडा टू द पावर 4. लैम्बडा टू द पावर 4. तो भैया जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए म्यू कम होगा, और जिसका म्यू कम होगा उसका डेविएशन भी क्या होगा, कम होगा. ये आपका एक रिलेशन है. ये आपका एक रिलेशन है. यदि एग्जामिनर चाहे तो डायरेक्टली इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. डायरेक्टली एग्जामिनर यदि आपसे चाहे तो क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ सकता है. क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो. ओके. सो ये आपका एक बेसिक पॉइंट था जो आपको मैंने को यहां पर बताना था. मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दिया है. आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहां पर अगली एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है बेटा एंगुलर डिस्पर्शन. क्या है? एंगुलर डिस्पर्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? सो जो हमारे एक्सट्रीम कलर्स हैं, जो हमारे एक्सट्रीम कलर्स हैं उनका जो सेपरेशन है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं. मैंने बोला है द सेपरेशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पर्शन. सॉरी, एंगुलर डिस्पर्शन. क्या ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में याद रहेगा? एंगुलर डिस्पर्शन, द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स. अब एक्सट्रीम कलर कौन कौन से होते हैं? रेड और वॉयलेट. रेड और वॉयलेट, उनके बीच का जो
सेपरेशन है उसे हम लोग यहां पर एंगुलर डिस्पर्शन कहेंगे। तो मैं लिख देता हूं एक बार, द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स। कौन से कलर्स बेटा? एक्सट्रीम कलर्स। ये हमारे पास में कहलाता है एंगुलर डिस्पर्शन। तो भैया सेपरेशन तक जब आप पहुंचना है तो आपको सबसे पहले डेल्टा ऑफ वी पता होना चाहिए, डेविएशन। ये आपने लिख दिया ए म्यू वी माइनस का 1, और सिमिलर वे में यदि रेड कलर के लिए लिख रहे हो तो ये आएगा म्यू आर माइनस का 1। सो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इन एक्सट्रीम कलर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कहेंगे यहां पर एंगुलर डिस्पर्शन। सो यदि मैं कैलकुलेट करता हूं तो डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर तो कितना आएगा? तो आपने लिखा ए म्यू वी माइनस का 1 माइनस का ए म्यू आर माइनस का 1। जरा सॉल्व कीजिए बेटा इसको, तो यू विल बी गेटिंग ए म्यू वी माइनस ए म्यू आर माइनस माइनस प्लस ए। सो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर यू आर गेटिंग ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर। ये आपके पास में आया है एंगुलर डिस्पर्शन। फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पे क्रिएट कर सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा एंगुलर डिस्पर्शन यहां पर आप लोगों से पूछ सकता है। क्लियर है? म्यू वी दे देगा, म्यू आर दे देगा, ए दे देगा, और इसके साथ में वो येलो भी देगा, येलो कलर के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, और उनके साथ में आपको कैलकुलेशन में उलझाएगा क्योंकि आपके दिमाग में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है। क्लियर है? ये हमारे पास में पॉइंट आता है एंगुलर डिस्पर्शन के लिए। अगला जो छोटा सा पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्टिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बतलाता है ये क्या है? डिस्पर्सिव पावर का मतलब है द एबिलिटी। देखो पावर है मतलब कहीं ना कहीं आप एबिलिटी से रिलेटेड बातें कर रहे हो, और ये एबिलिटी क्या है कि आप कितना एंगुलर डिस्पर्शन प्रोवाइड कर रहे हो। So the ability to disperse a beam, into its constituent color is called as dispersive power. क्या बोला मैंने? The ability to disperse a beam into its constituent color is called as dispersive power. तो लिखने में बहुत आसान है। The ability to disperse a beam of white light into its constituent colors is called as डिस्पर्सिव पावर। इसे हम लोग कहेंगे बेटा डिस्पर्सिव पावर। लेकिन इससे मेरा काम नहीं बनेगा, ये सिर्फ थियोरेटिकली हम लोगों ने डेफिनेशन करी है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो भैया फॉर्मूले के लिए आपको जाना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन, ये आपको देगा क्या? डिस्पर्सिव पावर प्रोवाइड करेगा। दिस विल प्रोवाइड यू डिस्पर्सिव पावर। चलो यदि मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं, मान के चलो, तो कैसे लिखूंगा? एंगुलर डिस्पर्शन के बारे में तो आपको पता है, तो ये तो आप लिख दोगे डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, और मीन डेविएशन मतलब आप यू आर टॉकिंग अबाउट येलो कलर, सो दैट्स व्हाई वाई इज यूज्ड हियर। ध्यान रखना, एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ये आपका क्या बन जा रहा है? डिस्पर्सिव पावर। चलो एक एक करके फॉर्मूला लिखो। तो डेल्टा वी यदि मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा ए म्यू वी माइनस का म्यू आर, सॉरी म्यू वी माइनस का 1। डेल्टा आर यदि मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा ए म्यू आर माइनस का 1, और यदि मुझे y चाहिए तो मैं लिखूंगा ए
म्यू वाई माइनस का 1, यस और नो। ये तीनों चीजें मैं यहां पर लिख दूंगा। अब इन तीनों को लिखने के पश्चात मैं इनको फॉर्मूले में यहां पर डाल देता हूं, मेरा काम बनने लगेगा। चलो कैसा आएगा देखिए जरा। तो आप लिखोगे ओमेगा बराबर ए म्यू वी माइनस का 1 माइनस का ए म्यू आर माइनस का 1 अपॉन ए म्यू वाई माइनस का 1। बोलो यस और नो। तो आपने बोला ठीक है। यहां पर देखो ए को आप कॉमन लेके काट सकते हो, तो ए कट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस का 1 डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस का 1। सो आप लिख सकते हो ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस का 1। ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। ये देखो रे ऑप्टिक्स में ध्यान रखना, इन छोटे छोटे से ही फॉर्मूले पर सवाल पूछता है एग्जामिनर। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते ये फॉर्मूले अपने आप में यदि देखा जाए तो, लेकिन जब इस पे सवाल आता है तब गड़बड़ी हो जाती है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स म्यू वाई इज नॉट गिवन। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि म्यू वाई जो है येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी आपसे डिस्पर्सिव पावर वो पूछ लेता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हाउ टू डील इट, कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया इसका तरीका यह है कि म्यू वाई को आप लिखेंगे म्यू वी प्लस का म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा वाई जो है येलो कलर जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसे मीन कलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मीन कलर। मीन कलर मतलब एवरेज की बात चल रही है, तो एवरेज किसका? एक्सट्रीम्स का एवरेज निकाल लीजिए तो ये भी काम में आ जाता है। तो इस बेसिस पर यदि आप देखोगे तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी प्लस का म्यू आर अपॉन 2 माइनस का 1। ये भी आपके पास में एक डिस्पर्सिव पावर का ही फॉर्मूला बन के आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और इससे आप भाग नहीं सकते हैं। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? अच्छा ठीक है। अब ये जो चल रहा है डिस्पर्सिव पावर, इसमें ही हमारे पास में कभी कभी देखो, जैसे मैंने ये तो यहां पर आपको दे दिया, क्या म्यू दे दिया, ठीक है। अब एग्जामिनर कई बार क्या करता है, मीडियम से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ लेता है, उसमें आपको कंफ्यूज कर देता है, कुछ कांस्टेंट्स वगैरह दे देता है और आपको सॉल्व करना रहता है। सो उसमें कैसे डील करेंगे? मतलब क्या कहना चाहता है सर आप? मतलब जैसे आपको मालूम है कॉची रिलेशन, मैंने अभी आपको सिखाया कॉची रिलेशन, ठीक है, कॉची रिलेशन, ठीक है। अच्छा कॉचीज रिलेशन किस किस के बारे में डील करता है बताओ जरा, फटाफट से रिकॉल करके बताओ, अभी पढ़ाया था। ये आपका वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डील करता है। यस और नो? मतलब आपके पास में फॉर्मूला होता है म्यू बराबर ए प्लस का बी डिवाइडेड बाई लैम्बडा टू द पावर 4। यस और नो? होता है या नहीं होता है? तो आप बोलेंगे सर ये तो होता है। चलो एक काम करते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएट करके मतलब सर क्या करेंगे हम लोग? मैं शायद बार बार कुछ गलती कर रहा हूं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है बार बार। एक सेकेंड है बेटा। -3+1 -3+1 ओके 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 ओके। एक यहां पर एक छोटी सी बेटा हमसे एक गलती हुई है, वो क्या है, कॉची रिलेशन में मैंने लैम्बडा स्क्वायर की जगह लैम्बडा टू द पावर 4 करवा दिया है, उसको करेक्ट कर लेना। सो मैं वापस चला जाता हूं बेटा एक बार। चलो यहीं पे मिस्टेक मिल गई, अच्छा हुआ, पर ऐसे में दिमाग से कैसे भूल गया। चलो कोई बात नहीं। इट इज 2, ध्यान रखना इसको क्या करना है बेटा, 2 कर लेना है। म्यू बराबर ए प्लस का बी बाई लैम्बडा स्क्वायर है, ए प्लस का बी बाई लैम्बडा स्क्वायर है। सर ए और बी क्या है? तो ए और बी कांस्टेंट है। ए का मतलब प्रिज्म एंगल पे मत चले जाना, वो डायरेक्टली इसको देगा। मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, सवाल यदि एग्जामिनर पूछेगा तो कैसे पूछेगा उसको मैं बताता हूं। वो क्या करता है,
देखो आपको एक इक्वेशन देगा, क्या करेगा, आपको एक इक्वेशन देगा ऐसे, इस फॉर्मेट में एक इक्वेशन देगा और पूछेगा फाइंड डिस्पर्सिव पावर, फाइंड डिस्पर्सिव पावर। अब आपके पास में वेवलेंथ वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेवलेंथ देगा, सिर्फ एक वेवलेंथ देगा और आपसे डिस्पर्सिव पावर पूछ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूछेगा, बट यदि पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको करना है डी म्यू बाई डी लैम्बडा, मतलब लैम्बडा के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये तो जीरो आएगा, ये बी आएगा इंटू -2 अपॉन लैम्बडा क्यू आएगा। तो यहां से आपके पास में आंसर मिल जाएगा कितना, -2b अपॉन लैम्बडा क्यू। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो मैंने वहां पे वही लिखा हुआ है डेटा, यस और नो। तो ये जो बनता है डी म्यू बाई डी लैम्बडा, इसे भी बेटा डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम ही कहा जाता है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मीडियम। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, यदि आपको कहीं भूले भटके एग्जामिनर कोई ऐसा सवाल बना दे, टेढ़ा मेढ़ा अटका दे, तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं इसको बता रहा हूं। तो देखो हुआ ये था कि मुझे ये वाला रिलेशन याद था -2b अपॉन लैम्बडा क्यू, और मुझे वो लैम्बडा क्यू से लगा कि लैम्बडा 4 होगा शायद, लेकिन वो लैम्बडा स्क्वायर था, क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा तो मुझे याद आया ये 2 से तो 3 जाएगा, और यदि 4 होता तो 5 पे जाता, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में है ना, तो पावर एक कम करने के चक्कर में तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके वापस आंसर निकाला, तब मुझे पता लगा कि इट शुड बी लैम्बडा स्क्वायर। तो a प्लस का b बाई लैम्बडा स्क्वायर इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड वेवलेंथ। ठीक है, श्योर। सो आपके पास में डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम आ गई डी म्यू बाई डी लैम्बडा, और जिसका आंसर आएगा -2b अपॉन लैम्बडा क्यू। मतलब करना कुछ नहीं है, b आपके पास में गिवन रहेगा, लैम्बडा आपके पास में गिवन रहेगा, आपको सीधा सीधा यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, श्योर है। चलो, सो अब ये हमारे पास में डिस्पर्सन के बाद में हमारे पास में अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। दैट इज माय नेक्स्ट हेडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कैसे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जो होते हैं उनका हम लोगों को कॉम्बिनेशन करना है। अब किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना है, तो हमारे पास में जो प्रिज्म होते हैं वो आपके दो तरह के ग्लासेस के बने होते हैं, एक होता है क्राउन ग्लास और एक होता है फ्लिंट ग्लास। एक होता है क्राउन ग्लास और एक होता है फ्लिंट ग्लास। क्राउन ग्लास वो ग्लास होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जबकि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। मतलब ये ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर बनाने के लिए ग्लासेस को किया गया है। सो क्राउन ग्लास ऑप्टिकली रेयरर होगा और जो फ्लिंट ग्लास है वो ऑप्टिकली क्या होगा, डेंसर यहां पर होगा। ठीक है, सो ये कहानी होती है, छोटी सी कहानी है। अब इन दो प्रिज्म को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से कंबाइन करते हैं, और जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में कुछ रिलेशंस बन के आते हैं। उन रिलेशंस के बेसिस पर आपके पास में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमारे पास में जैसे ये एक प्रिज्म है, ठीक है, तो इस प्रिज्म में जब आपने व्हाइट लाइट को एंटर कराया, ठीक है, तो क्या हुआ कि भैया ये इसका पाथ था, लेकिन हमें ये जो लाइट मिली है वो ऐसे 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 सारे 7 कलर मिल गए, यस और नो। अब इन 7 कलर में देखो क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो आपको एक बार में डिस्पर्शन भी देखने को मिल रहा है और डेविएशन भी देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों चीजें साथ में ही हो रही हैं। यदि आपके पास में एक अकेला प्रिज्म है तो डिस्पर्शन और डेविएशन दोनों चीजें हो रही हैं। तो इनसे बचने के लिए कि हमारी चाहत है कि या तो सिर्फ डिस्पर्शन मिले या फिर सिर्फ डेविएशन मिले, तो इसके लिए क्या किया जाए, ये हमारे मन में एक सवाल आया और इस सवाल का आंसर ढूंढने हम लोग निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ डिस्पर्शन किया जाए तो क्या होगा और सिर्फ डेविएशन करवाना है तो क्या होगा। तो हमने क्या किया, ग्लासेस इन प्रिज्म को कंबाइन किया और कंबाइन करके हम लोगों ने इनको लगाया उल्टा। तो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ध्यान से सुनिए, सिर्फ डिस्पर्शन मिलेगा, डेविएशन यहां नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल यदि पूछेगा एग्जामिनर, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल होता है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो। तो कैसे किया, तो भैया मैंने क्या किया, ये एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, ये इस प्रिज्म का एंगल ए है।
अब इसके साथ में मैंने क्या किया, एक उल्टा और प्रिज्म जोड़ दिया और इसका एंगल ए डैश है। ठीक है, दो प्रिज्म को मैंने एक के बाद में एक यहां पर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने सिर्फ बोला है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब यह है कि डेविएशन हमें नहीं मिलना चाहिए, डेविएशन हमें नहीं मिलना चाहिए, वो आपका फाइनली क्या हो जाना चाहिए, नलीफाई हो जाना चाहिए। तो हम कैसे करें, ध्यान सुनना, डिस्पर्शन है विदाउट डेविएशन, इसका मतलब यह है कि आपका नेट डेविएशन जो आ रहा है वो आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही इस डेरिवेशन की एक क्या बोलते हैं, शुरुआत कह सकते हो, एक आइडिया कह सकते हो कि ये हमें पता होना चाहिए। सो हम लोग यदि यहां पर देखते हैं तो हमारे पास में ये जो भी देखना है, नेट डेविएशन आपको क्या करना है, जीरो। किसके लिए, मीन कलर के लिए। सर मीन कलर के लिए क्यों, क्योंकि डिस्पर्शन तो होना चाहिए। अब मीन कलर से यदि मैं देख लेता हूं तो मैं मान सकता हूं कि ऑन एन एवरेज जो मीन कलर जा रहा होगा वहीं से हम लोग सारा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अलग अलग तो कर नहीं सकते भाई। पहले देखो, पहले यहां पर एक प्रिज्म है, प्रिज्म नंबर 1, ये प्रिज्म नंबर 2 है, तो यहां पर डिस्पर्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, फिर यहां पर डिस्पर्शन हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। तो हमने क्या बोला कि मीन कलर को रेफरेंस मानते हुए यदि मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं तो मेरी कंडीशन है कि नेट डेविएशन शुड बी जीरो। मतलब मैं कह रहा हूं कि डेल्टा वाई प्लस का डेल्टा डैश वाई बराबर जीरो। जो डैश है वो इसके लिए यूज किया जा रहा है। तो भाई आप बताओ यहां पर कंडीशन क्या बनाएगी, डेल्टा वाई का मतलब क्या होगा, तो आपने लिख दिया भैया ए म्यू वाई माइनस का 1 प्लस का ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1 बराबर जीरो। क्लियर है। तो इस पर पहला जो सवाल बनता है वो ऐसा बनता है, यहां पर ए डैश का फॉर्मूला, तो ए डैश बराबर बोलो कितना आएगा, माइनस टाइम्स ए और बेटा म्यू वाई माइनस का 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस का 1। ये आपके पास में पहला एक सवाल के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया। मतलब सवाल पूछा जाता है कि इफ two prisms are combined in such a way that net deviation is zero, then what should be the prism angle for second prism? If mu y और mu y dash दे देगा, ये आपको क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई करके निकालना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन में से म्यू वाई और म्यू वाई डैश क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। ए आपको गिवन रहेगा, ए डैश आप लोग यहां पर निकाल लोगे। यस और नो, श्योर है। सर ये माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि यदि एक प्रिज्म सीधा है तो दूसरा प्रिज्म उल्टा है, इसलिए अपने आप यहां पर माइनस का साइन आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब ये तो मैंने नेट डेविएशन की कंडीशन लगा ली, तो यहां से मुझे एक सवाल का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट डिस्पर्शन, वी वॉन्ट डिस्पर्शन, वी वॉन्ट डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, तो भैया डिस्पर्शन का मीनिंग होता है, डिस्पर्शन का मीनिंग होता है आपका जो एंगुलर डिस्पर्शन ही है, बेसिकली सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर, सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर। यहां से मुझे इसको सोचना है। बोलो करके देखो फटाफट से, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे कि एक पहले प्रिज्म का डिस्पर्शन निकाल लेते हैं, दूसरे प्रिज्म का डिस्पर्शन निकाल लेते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सबट्रैक्ट मत कर देना भाई। मैंने बोला डिस्पर्शन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको म्यू डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, और डिस्पर्शन फ्रॉम सेकंड कितना मिलेगा, डेल्टा वी डैश माइनस का डेल्टा आर डैश। सो जो नेट डिस्पर्शन मिलेगा, नेट डिस्पर्शन, नेट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये बात ध्यान रखना, विदाउट डेविएशन, तो उसे मैं कैपिटल डी से यदि रिप्रेजेंट करता हूं, सो आई विल बी राइटिंग d1 प्लस का d2। सो आप लिखोगे डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर और प्लस का डेल्टा वी डैश माइनस का डेल्टा आर डैश। बोलो यस और नो। ये हमारे पास में मिल गया डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर प्लस का डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश। नाउ पुट द वैल्यूज। बताओ डेल्टा वी यदि आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, सो यू विल बी राइटिंग ए म्यू वी माइनस का 1। डेल्टा आर यदि आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, ए म्यू आर माइनस का 1। यदि आपको डेल्टा वी डैश लिखना है तो क्या लिखोगे, ए डैश
म्यू वी डैश माइनस का 1, और डेल्टा आर डैश लिखना है तो क्या लिखोगे, ए डैश म्यू आर डैश माइनस का 1। बोलो यस और नो, क्या आप इसी प्रकार से लिखोगे इन सब चीजों को? बोलो यही लिखोगे कि कुछ और लिख दोगे? बिल्कुल सही बात है, यही आपको लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट, डायरेक्टली स्टार्ट कर लो और इनको पुट करो और सॉल्व करो। सो यू विल बी गेटिंग डी बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर, मतलब ए म्यू वी माइनस का 1 माइनस ए म्यू आर माइनस का 1 बराबर, ये आपका पहला हो गया, प्लस का ए डैश म्यू वी डैश माइनस का 1 माइनस ए डैश म्यू आर डैश माइनस का 1। बोलो यस और नो। फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे बेटा आपको। तो अब देखो, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने ये पहले स्टेप सॉल्व किया हुआ है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखेंगे, ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर और प्लस ए डैश, और बेटा ये मिल जाएगा म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। बोलो यस और नो। तो आपने बोला सही बात है। अब यहां पर देखो ए डैश गायब, ए डैश अननोन है भाई, म्यू वी डैश और म्यू आर डैश तो वो देगा दूसरे प्रिज्म के लिए, ए डैश नहीं है। तो ए डैश कहां से लाओगे? तो देखो ए डैश अभी आपने डिराइव किया है, माइनस का ए म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू डैश वाई माइनस का 1। सो पुट कर लो। सो यू विल बी गेटिंग डी बराबर ए म्यू वी माइनस का म्यू आर प्लस माइनस का ए म्यू वाई माइनस का 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस का 1 और इनटू में बेटा म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। ये आपके पास में काफी छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन देखने को मिल रही है। मिल रही है क्या? ए म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस माइनस ए म्यू वाई माइनस 1 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? फटाफट बोलो, क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? इतनी बड़ी इक्वेशन है। ओके, सो यदि आप कोशिश करोगे तो कर पाओगे और कोशिश नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। यस और नो? तो हम लोग क्या करें सर जी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। सोचो, यदि म्यू वाई माइनस 1 यहां पर भी होता तो क्या बनता? देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करवाता हूं मैं। देखो डी बराबर है आपका ए म्यू वी माइनस का म्यू आर है, मैंने क्या कर दिया, म्यू वाई माइनस 1 का मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब यहां पर देखना ए म्यू कितना बचा हुआ है जरा देखो, म्यू वाई माइनस 1 तो है ही है, म्यू वाई माइनस 1 तो है ही है, और मैंने इसको क्या कर दिया, म्यू वी डैश म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश अपॉन इसके नीचे म्यू वाई डैश माइनस का 1 फंसा दिया। ठीक है, अब जरा चीजों को देखिए क्या हो रहा है यहां पे। देखो चीजें कुछ सिंपल होने लग रही हैं। ए और म्यू वाई माइनस 1 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो आपने लिख दिया डी बराबर ए और बेटा म्यू वाई माइनस का 1। बोलो यस और नो, क्या आपको ये मिल रहा है? बिल्कुल। अब यहां पर एक पॉइंट को और देख लेना बस आप लोग, क्या, म्यू वाई माइनस आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये कहीं जानी हुई पहचानी हुई टर्मिनोलॉजी लग रही है? यस बेटा, लग नहीं होगी, नहीं लग रही है तो अभी देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस का 1 माइनस इसको देखिए तो ये आएगा म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस का 1। सो बेटा यहां पर कितना आएगा, फटाफट से, क्या हो रहा है ये आपको डिस्पर्सिव पावर जैसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है? बिल्कुल वही है। सो यू विल बी राइटिंग ए म्यू वाई माइनस का 1 और ओमेगा माइनस का ओमेगा डैश। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है किसका बेटा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन फॉर्मूला बनाया है स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स के लिए। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, सीधा सवाल देगा, सीधा डेटा देगा। हाँ, इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली बात आती है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब म्यू वाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, लेकिन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, लाइक 1.5678 दे दिया या 1.3456 दे दिया, ऐसा कुछ तो भी देगा। डिस्पर्सिव पावर आप निकाल ही सकते हैं, वो तो एक नंबर होता है बस, वो तो एबिलिटी के बारे में बतलाता है ना, तो वो एक सिर्फ नंबर है, तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर लो। ए प्रिज्म एंगल है वो आपको दे देगा, तो वहां से आपको डिस्पर्शन मिल जाएगा। यस और नो, दिस इज योर नेट डिस्पर्शन व्हेन वी आर कंसिडरिंग डेविएशन जीरो, या जीरो डेविएशन इज कंसिडर्ड, देन यू आर गेटिंग द फॉर्मूला फॉर डिस्पर्शन। अब देखो मैंने ये जो टॉपिक किया है वो किया है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का, लेकिन हम लोग ये भी तो चाह सकते हैं कि हमें सिर्फ डेविएशन मिले, और वो जो डेविएशन मिले वो विदाउट डिस्पर्शन मिले। क्या मिले बेटा? विदाउट डिस्पर्शन आपको ये सारी चीजें मिले। क्या ये भी पॉसिबल है हमारे पास में? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? तो हम लोग कहेंगे कि डिस्पर्शन जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? डिस्पर्शन आपका क्या होना चाहिए? जीरो। तो डिस्पर्शन कैसे निकालोगे और उसे जीरो कैसे करोगे, क्या ये आप बता सकते हैं मेरे को? सोचो और बोलो। डिस्पर्शन जो दोनों प्रिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फाइनली आपके पास में जीरो आना चाहिए। सोचो और बोलो फटाफट से, थोड़ा सा सोचिए, आपको चीजों का आंसर मिलने लग जाएगा। यस और नो? सर देखो डेविएशन में तो हमें पता था डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर कर लेंगे। डिस्पर्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है कि आपका ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस का 1, वो तो डिस्पर्सिव पावर है। लेकिन डिस्पर्शन के लिए हम लोग कह रहे हैं डेल्टा एम डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, ये हमारा डेविएशन आता था, सॉरी डिस्पर्शन आता था, एंगुलर डिस्पर्शन। यस और नो? अब उसी को आप कह रहे हो कि जीरो कर दो। भाई देखो एज पर द सिचुएशन ये कह रहा है कि डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा सोचो कि डिस्पर्शन क्या होता है। तो भैया आप लिखते हो डिस्पर्शन की जब आप बात करते हो तो आप लोग लिख रहे होते हो ए म्यू सॉरी डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। यस और नो? तो भैया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को यदि लिखते हो तो आप लिखते हो ए म्यू वी माइनस का म्यू आर। बोलो यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो अब यहां पर कह रहा है विदाउट डेविएशन, सॉरी विदाउट डिस्पर्शन, इसका मतलब है नेट डिस्पर्शन जो आ रहा है आपके पास में उसे जीरो कर दो। मैं दोबारा सेम हेडिंग पे तो नहीं पहुंच गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। मैंने पिछली बार भी हेडिंग सही लिखी थी ना। देखो क्या होता है ना, डिस्पर्शन डेविएशन वर्ड्स ऐसे चलते रहते हैं ना जीप पे, तो कई बार है ना जीप भी गलत वर्ड्स प्रोनाउंस करने लग जाती है और कई बार तो लिख भी जाते हैं हम लोग। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, तो मैंने नेट डेविएशन मीन डेविएशन का लेके उसको जीरो कर दिया, सही है। ओके, और फिर मैंने यहां पर डिस्पर्शन मतलब सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम कलर कर दिया, तो वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर निकाला। अच्छा ओके ओके, और नेट डिस्पर्शन तो ये निकाल दिया मैंने ऐड करके, ये सही किया है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब यहां पर फिर से क्या बोला जा रहा है? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन जो है वो नेट डिस्पर्शन जीरो होना चाहिए। तो मैंने मान लिया भैया कि आपका जो फर्स्ट प्रिज्म का जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, वो आपके पास में आ जाएगा ए म्यू वी माइनस का म्यू आर। बोलो यस और नो? आपने बोला सही बात है। और जो सेकंड प्रिज्म आएगा उसका डिस्पर्शन क्या लिखोगे? ए डैश म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। बोलो यस और? क्या यही लिखा जाने वाला है या नहीं लिखा जाने वाला है? बिल्कुल सही बात है। अब आपसे बोला गया है नेट डिस्पर्शन को जीरो कर दो, तो नेट डिस्पर्शन को यदि आप जीरो करोगे तो आप लिखोगे ए म्यू वी माइनस का म्यू आर प्लस का ए डैश म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश अगेन, और इसे इक्वल टू जीरो करने पर अगेन इट इंप्लाइज यू आर गेटिंग ए डैश बराबर माइनस का ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये आपको ए डैश का फॉर्मूला मिल रहा है। यहां पर भी डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। कंडीशन ध्यान रखना, कौन सी कंडीशन कैसे आ रही है? ए डैश बराबर माइनस ए म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। अच्छा, जब हम लोगों ने डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन किया था तब ए डैश कितना आया था, जरा याद कीजिए।
देखिए नोटबुक में, देखो ये कुछ है ना ऐसे ट्विस्टिंग वाली चीजें चल रही हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ए डैश बराबर माइनस ए म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन आया था कब, जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए। ध्यान रखना, वो एग्जामिनर ऐसी तो खेलता है आप लोगों के साथ में, क्योंकि देखो वो क्या करता है ना, म्यू वाई नहीं देने वाला है, वो आपको क्या देने वाला है, म्यू वी और म्यू आर ही देगा। मतलब आप यहां पर म्यू वी की जगह म्यू वी प्लस का म्यू आर अपॉन टू और म्यू वी डैश प्लस का म्यू आर डैश अपॉन टू लिख के ही सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है ना, एग्जाम में हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है उसको समझिए। मतलब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन के लिए भी वो देगा क्या, म्यू वी देगा, म्यू आर देगा, फिर आपको म्यू वी डैश देगा, म्यू आर डैश देगा। हो सकता है कि वो म्यू वाई और म्यू वाई डैश भी दे दे और ए जरूर देगा। अब इसमें एग्जामिनर की चॉइस है, एग्जामिनर क्या करता है, जनरली एग्जामिनर प्रेफर करते हैं ये वाला 5 डेटा देना। इन 5 डेटा में डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का सवाल भी बन जाता है और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का भी सवाल बन जाता है। और स्टूडेंट के मन में जब म्यू वी म्यू आर दिखते हैं तो उसके मन में आता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और इंटू ए कर लो। जबकि सवाल में आपको याद रखना पड़ेगा डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पूछा है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन पूछा है और तब आपसे सेकंड प्रिज्म का एंगल पूछ रहा है, तो आपको म्यू वाई माइनस वन के फॉर्मेट में चलना है, जिसे आप चाहें तो ऐसे फिर से ले सकते हैं, माइनस का ए म्यू वी प्लस का म्यू आर डिवाइडेड बाई टू माइनस का वन होल डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश प्लस का म्यू आर डैश डिवाइडेड बाई टू माइनस का वन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये एग्जामिनर की चालाकी होती है जहां पर वो आपको अपने जाल में फंसा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंसाएगा ही फंसाएगा, बट मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो इसमें फंसाए आपको। अच्छा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी देख रहे होंगे कि हम लोग इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसका रीजन कुछ ना कुछ रहा होगा, है ना? तो उस रीजन को हम लोग बाद में समझेंगे, अभी तो मैं इस पर चर्चा कर देता हूं पूरी की पूरी, ठीक है? ये डी, अच्छा ये तो पहला ही चल रहा है हेडिंग, यहां निकाल लिया हम लोगों ने डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में सेकंड प्रिज्म का एंगल निकाल लिया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, अब आपको चाहिए नेट डेविएशन। अब आपको क्या चाहिए बेटा, नेट डेविएशन। अब आपको चाहिए नेट डेविएशन। तो याद करो, डेविएशन जब डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन खेल रहे थे तब हम लोग किसका कलर यूज किया था, मीन कलर यूज किया था, तो उसी को हम लोगों को यहां पर भी यूज करना है। तो नेट डेविएशन मतलब हम लोग लिखेंगे डेल्टा नेट बराबर, ध्यान रखना डिस्पर्शन में डी यूज किया है, तो ये आएगा म्यू, हाँ ठीक है ना, प्लस का डेल्टा वाई डैश। चलो आगे बढ़ो इसको, तो आप लिखोगे डेल्टा को, क्या लिखोगे, ए म्यू वाई माइनस का वन प्लस का ए डैश म्यू वाई डैश माइनस का वन। बोलो यस और नो? तो मैंने बोला ठीक है। सो इट इंप्लाइज डेल्टा नेट का जो आंसर आएगा वो आएगा ए म्यू वाई माइनस का वन माइनस ए डैश की जगह पर वैल्यू को पुट करो। क्या है वैल्यू, माइनस ए और दीज वैल्यू, माइनस ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश इंटू यहां पर आपको मिल रहा है म्यू वाई डैश माइनस का वन। बोलो यस और नो? तो अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, सोचो किससे मल्टीप्लाई करूं? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है मैं म्यू वी माइनस म्यू आर से मल्टीप्लाई करूं इधर में और डिवाइड भी करूं? मतलब हम लोग लिखेंगे डेल्टा नेट बराबर, देखो ए चल रहा था, म्यू वाई माइनस का वन चल रहा था, मैंने क्या कर दिया यहां पर बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, म्यू वी माइनस म्यू आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, तो मेरे पास में ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उनको जरा देखता हूं। माइनस का ए म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू वाई डैश माइनस का वन। बोलो यस और नो? फटाफट देखो, यस और नो यही मिल रहा है। चलो तो थोड़ा सा हम लोग यदि देखते हैं यहां पर,
आपको डेल्टा नेट बराबर जो मिल रहा है उसमें ए म्यू वी माइनस का म्यू आर आ सकता है कॉमन। ओके, तो आपके पास में बचेगा म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वी माइनस का म्यू आर माइनस का म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। कुछ तो भी गड़बड़ी लग रही है मेरे को फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ना ए, अच्छा इस पर पहुंचना ही मान के चलो मैं यहां पर करता हूं कुछ ऐसा। कैसा करूं? देखो मेरे को फॉर्मूला याद है, ए इंटू म्यू वाई माइनस वन ओमेगा माइनस वन बाई ओमेगा डैश फॉर्मूला आने वाला है। उसी की तरफ हमको बढ़ना है आगे। क्या किया जाए? मतलब म्यू वाई माइनस वन ही ऊपर होना चाहिए, ये श्योर है। तो ये तो पहले भी था यहां पर। ओके, मतलब ये था कि मैं यहां पर इस स्टेप को थोड़ा सा बदलूं। ठीक है, स्टेप बदलना पड़ेगा बेटा मेरे को डेरिवेशन करने के लिए। डेरिवेशन के कारण देखो ये स्टेप बदल जाते हैं, बहुत बार हमको करना पड़ता है ऐसे। देखो स्टेप बदल रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप को यहां से हटा रहा हूं। ध्यान से देखना, मैंने स्टेप को हटाया है। ये जो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था ना, इस स्टेप को हटा दिया मैंने। और मैंने क्या कर दिया, मैंने इस जगह पे काम किया कि भैया यहां पर नीचे म्यू वाई माइनस वन और ऊपर में म्यू वाई माइनस वन का मल्टीप्लाई कर लिया। सर इससे फायदा, देखो फायदा आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास में डेल्टा नेट बराबर जब आएगा तो मैं ए इंटू म्यू वाई माइनस वन को ले लूंगा कॉमन। तो यहां पे बचेगा वन माइनस का, और तो भी तो मेरा फॉर्मूले में कुछ तो भी कमी रह ही रही है। ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश पे जा रहा है मेरा फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला तो अच्छा सही है बेटा, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ओके ठीक है, तो मेरे पास में फॉर्मूला आ रहा है डेल्टा नेट बराबर ए म्यू वाई माइनस वन और वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। देखो ये फॉर्मूले बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप में लगते हैं जब डिराइव करना होता है। कुछ स्टेप्स आपको याद होंगे तभी फॉर्मूले भी डिराइव होते हैं। हालांकि यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं कहां पे क्या करना है, आपको फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये क्या है, डेल्टा नेट मतलब नेट डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन आपको मिल रहा है ए म्यू वाई माइनस वन वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। तो मेरे दिमाग में यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, कोई बात नहीं, वन माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। हालांकि यदि मैंने उस हिसाब से डेरिवेशन किया होता तो मेरे पास में फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता था। मतलब कैसे, मैं बता देता हूं। देखो आपके पास में जो लिखा हुआ फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा नेट बराबर मैंने लिखा हुआ था ए म्यू वाई माइनस का वन माइनस ए, और एक बार लिख लेता हूं बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश और म्यू वाई डैश माइनस का वन, ये लिखा हुआ था मेरे पास। ठीक है, अब इसमें यदि मैं पुरानी अप्रोच से यदि आगे बढ़ता तो मेरे पास फॉर्मूला थोड़ा सा अलग डिराइव होके आता था। वो क्या आता था कि भैया मैंने बोल दिया कि यहां पे म्यू वी माइनस म्यू आर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। इससे क्या फर्क पड़ता था, तो इससे फर्क ये पड़ता था डेल्टा नेट बराबर ए और बेटा म्यू वी माइनस का म्यू आर आपको कॉमन मिलता था, और यहां पर आपके पास में आता था म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वी माइनस का म्यू आर माइनस, देखो यहां पर आपके पास में बचता था म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। ठीक है, तो अब आपके पास में यही फॉर्मूला देखो किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो डेल्टा नेट बराबर ए और बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू
देखो इसको नीचे लेके आओगे तो 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बन गया नेट डेविएशन का? देखो अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। क्या बन रहा है? डेल्टा नेट बराबर ए म्यू वी माइनस म्यू आर 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा डैश। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं वापस से वहां पर उस फॉर्मेट में लेके जा सकता हूं। कैसे? मैंने क्या किया बेटा, यहां पर म्यू वाई माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू वाई माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा नेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू बेटा म्यू वाई माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस का 1 और इंटू 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा डैश। मैं जानता हूं बेटा आज बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा सर डेरिवेशन ही डेरिवेशन चलते जा रहा है, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बट मैं आपको बता दूं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि सोचोगे तो आपको लास्ट में फाइनल रिजल्ट याद रखना है। हालांकि मैं इसको एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो डेल्टा नेट बराबर, देखो ये एज इट इज आ गया ए म्यू वाई माइनस का 1, ये वाली चीज आपकी ओमेगा हो गई, और बेटा 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा डैश हो गया। क्लियर? चलो अब ओमेगा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये तो ए रहेगा, ये आपका म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश फिर से आ जाएगा। तो वो तो अलग अलग तरीके से डिराइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस और नो? तो ये थी कहानी। ठीक है, ये थी कहानी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन की। क्लियर? चलो सो अब हम लोग इसको एक बार क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्या क्या कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसमें जो पहला सवाल हमारे पास में बनता है वो क्या बनता है, क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं, वी आर रिवाइजिंग जस्ट क्विकली। सो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में पहला सवाल जो बनता है वो बनता है रिगार्डिंग द प्रिज्म एंगल, रिगार्डिंग द प्रिज्म एंगल। और वो कौन सा बेटा, सेकेंड प्रिज्म का एंगल ए डैश बराबर ए क्या लिखा जाता है, म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस का 1। लेकिन मैंने आपको बताया एग्जामिनर बड़ी चालाकी से खेल जाता है, तो वो म्यू वाई की जगह हम लोग म्यू वी प्लस का म्यू आर अपॉन 2 लिख के काम चला सकते हैं। तो मैं यहां पर इसको मिटा के लिख रहा हूं इसी लाइन में, ताकि आपका कम जगह में काम हो जाए। तो ए डैश विल बी रिटन एज ए म्यू वी प्लस का म्यू आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 अपॉन म्यू वी डैश प्लस का म्यू आर डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1। ये एक और फॉर्मूला हो गया प्रिज्म एंगल से रिलेटेड। इसके बाद में क्या पूछा जाता है, नेट डिस्पर्शन पूछा जाता है जब हम लोग विदाउट डेविएशन की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें आएगा क्या आपका म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए ओमेगा माइनस का ओमेगा डैश। ये है आपकी पूरी कहानी डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन की। अगली कहानी आएगी आपकी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन मतलब नेट डिस्पर्शन आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो इसमें फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आपका ए डैश बराबर ए, माइनस साइन है बेटा, यहां पर भी माइनस है, मैंने भली लगाया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि आपका दूसरा प्रिज्म उल्टा लगना है। तो ए डैश बराबर ए और ये बन जाता है म्यू वी माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश। इसलिए यहां पर इन दो फॉर्मूले को बताया गया है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वही म्यू वी और म्यू वी डैश और म्यू आर डैश दे देता है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हो गया, तो ये सेकंड प्रिज्म का एंगल निकालने का फॉर्मूला, और दूसरा होता है नेट डेविएशन का फॉर्मूला जो आपको आएगा बेटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए और 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। ये हो गया नेट डेविएशन, ये हो गया आपके पास में नेट डेविएशन। क्या ये सारी चीजें रिकॉल हो गई? सर इस पे न्यूमेरिकल करवा दो। बेटा न्यूमेरिकल भी मैं करवाना चाहता हूं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि पहले मैक्सिमम जो थियरी का पार्ट है उसको हम लोग पहले कवर कर लें, ताकि हम लोग
पूरा लेक्चर, देखो मेरी कोशिश तो वही रहती है कि हम लोग एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए हमेशा डेडिकेट करें। 3-4 लेक्चर थियरी करते हैं, उसके बाद में एक पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल के लिए क्या बोलते हैं उसको, प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि परेशानी कहीं पर भी ना हो। क्लियर है? अब हमारे पास में जो पॉइंट आता है वो आता है, ये कुछ फिनोमिनास के बारे में हम लोगों को यहां पर बात करनी है। और वो जो बातें हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रेनबो। क्या आता है बेटा? रेनबो। इंद्रधनुष, आपने देखा होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा है? रेनबो, रेनबो 7 कलर, विबग्योर वाले 7 कलर, यस और नो? तो हम लोग कहेंगे कि जरूर देखा होगा। अच्छा, रेनबो कौन से सीजन में दिखाई देते हैं? जनरली आपको रेनबोज दिखाई देते हैं रेनी सीजन में। कौन से सीजन में बेटा? रेनी सीजन में दिखाई देते हैं, जब आपका सन जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे होता है। सन जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे होता है। अब यहां पर क्या होता है ना, देखो इसमें भी सारी चीजें वही होती हैं। मतलब एग्जैक्टली यदि मैं बताऊं तो क्या हो रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो क्या हैं? रेन ड्रॉप्स हैं। अच्छा, रेनबो में भी 2 टाइप होते हैं बेटा, एक बात ध्यान रखना। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है प्राइमरी रेनबो, और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। रेनबो बनने की कंडीशन क्या है? रेनबो बनने की कंडीशन है आपकी की जो सन है, सन के पीछे, सन जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए, और यहां पर आपकी रेन ड्रॉप्स होंगी। ठीक है, बारिश हो रही होगी तो सन पीछे से लाइट्स देगा, तो ये जो बारिश की जो बूंदें जो एनवायरमेंट में अटक जाती हैं मतलब जो ऐसे फैली हुई रहती है, तो वहां पर क्या होता है? उनके थ्रू डिस्पर्शन होता है। क्या होता है? डिस्पर्शन होता है, और हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो रेनबो का जो मेन है पॉइंट, मैंने आपको बताया था, यदि आपने बचपन में सेलो ग्रिपर वाला पेन देखा होगा, अब तो पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, क्योंकि मैंने तो बहुत दिनों से देखा भी नहीं है सेलो ग्रिपर का पेन। तो उसके ना कुछ बनावट ऐसी रहती है, वो ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, खांचे खांचे से रहते हैं। तो आप उसे देखो ना, ऐसे गोल गोल से ना रेनबो जैसा स्ट्रक्चर वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। यदि आप धूप में ऐसे करके देखोगे, ऐसे वो सेलो ग्रिपर का पेन लेना और उसको ऐसे ऐसे हिला के देखना, आपको ऐसे रेनबो जैसा ही कुछ कुछ दिखाई देगा। ठीक है, ओके, चलो अब इसमें कुछ और सवालों की मैं बात कर लेता हूं रेनबो से रिलेटेड। जो रेनबो दिखता है आपको, यदि आपको मॉर्निंग में रेनबो यदि दिख रहा है तो वो वेस्ट में दिखता है, और इवनिंग में यदि दिख रहा है तो वो आपको ईस्ट में दिखता है। मॉर्निंग में वेस्ट में, मॉर्निंग में वेस्ट में। क्यों ऐसा? क्योंकि मॉर्निंग में जो सनराइज होगा वो ईस्ट से होगा। भाई सनराइज कहां से होता है? ईस्ट से। तो ईस्ट इधर हो, मान के चलिए ईस्ट इधर है तो वेस्ट मेरे इधर होना चाहिए। कायदे से देखा जाए यदि ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होना चाहिए। तो मॉर्निंग में सनराइज हुआ, अब मैं यदि इधर देखूंगा तो सन मेरे ऑब्जर्वर के पीछे चला गया, तब मुझे रेनबो वेस्ट में दिखाई दे गया। और जब सनसेट होगा तो सन मेरा इधर पहुंच जाएगा, अब मैं इधर देखूंगा तो मुझे इधर रेनबो दिखाई देगा। तो मॉर्निंग में वेस्ट में और इवनिंग में ईस्ट में। कॉन्सेप्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट एक ही है कि भैया आपका रेनबो दिखाई देने की कंडीशन एक ही है कि जो सन है वो ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। सन जो है वो ऑब्जर्वर के पीछे होना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे सर इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे कोई क्या सवाल बनाएगा? यस और नो? सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? बताओ फटाफट से। यदि सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज पिक द रॉन्ग आंसर इन द कंटेक्स्ट विद द रेनबो। नीट 2019 में एक सवाल पूछा गया है। सवाल में देखो 4 ऑप्शन दिए गए। मैं सवाल अब देखो मेरे पास, मैं लिख के आया हूं। सर सीधा स्क्रीन पे लाते ना कितना अच्छा लगता था, ऐसे यहां पर लिखा होता था, एक क्वेश्चन लिखा नीट 2019। कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो मैं पढ़ देता हूं क्या है। व्हेन द लाइट रेज अंडरगो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। अच्छा, मैंने सेकेंडरी रेनबो अभी बताया नहीं आपको। द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो। अब पॉइंट सुन लीजिए, आपको गलत कथन चुनना था। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। सुन लीजिए, एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, एंड रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ये 4 पॉइंट दिए गए इसमें, और इसमें से आपको गलत कथन चुनना था। तो मैंने अभी आपको एक पॉइंट पे जोर दिया था कि सन शुड बी बिहाइंड ऑब्जर्वर, और इसमें पॉइंट नंबर 3 में बोला था एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज
फ्रंट इज टूवर्ड्स द सन, मतलब मैं सन को देख रहा हूं तो मुझे रेनबो दिखेगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रेनबो कब दिखेगा? जब आप सन आपके पीछे है। ठीक है, ये सवाल था नीट 2019 का। हालांकि नीट 2019 में इसके अलावा भी सवाल आए, ऐसा नहीं है, बट मैं इस पे जरा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं। यहां पर एक पॉइंट नंबर 4 में यदि आपने ध्यान दिया तो रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। याद रखना, होता क्या है, ये बारिश की बूंद है, यहां से मानो सनलाइट ने एंटर किया, ये आई आपकी सनलाइट बहुत पीछे से, ये आपका ऑब्जर्वर है जो इन्हें देख रहा है। ठीक है, जो इन्हें देख रहा है। तो होगा क्या है भैया, देखो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, पहला स्टेप। पहला क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। फिर यहां पर आया, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर एक रिफ्रैक्शन हुआ। देखो, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर रिफ्रैक्शन, और साथ ही साथ में यहां पर हो रहा है डिस्पर्शन हो रहा है। साथ ही साथ में क्या हो रहा है? डिस्पर्शन हो रहा है। यस और नो? तो ये जो है ना, ये है हमारा प्राइमरी रेनबो, ये है हमारा प्राइमरी रेनबो। और प्राइमरी रेनबो यदि आपने देखा होगा तो भैया, ये जो प्राइमरी रेनबो जो देखता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे यहां पर ऐसे सबसे ऊपर में रेड और सबसे नीचे वॉयलेट या ब्लू कलर होता है। वो तो दिखता ही नहीं है एक्चुअली, तो आपको दो ही कलर दिखते हैं जनरली, तो लाल और हरा ही दिखता है ना, क्योंकि नीला जो रंग है वो आसमान के रंग के साथ में क्या हो चुका होता है? मैच कर चुका होता है। तो ये कहानी है प्राइमरी रेनबो की। प्राइमरी रेनबो कैसे बना? पहले रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। दो रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, प्राइमरी रेनबो, टू रिफ्रैक्शन एंड वन रिफ्लेक्शन होता है, तब आपके पास में प्राइमरी रेनबो। और इसके साथ में बेटा डिस्पर्शन तो हो ही रहा है, नहीं तो रेनबो तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, प्राइमरी रेनबो में क्या होता है? लाल ऊपर और नीला नीचे। आप देख लेना, प्राइमरी रेनबो लाल ऊपर और नीला, नीला तो दिखता ही नहीं है, वैसे तो हमको ग्रीन तक ही दिखाई देते हैं, क्यों? नीले कलर को आप आसमान के साथ में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, रेनबो में कितने कलर हैं? 7। विबग्योर है, तो जो वॉयलेट और इंडिगो कलर है उसमें भी हमारी आंखें जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं, हमें वो भी 6 ही कलर होते हैं। अब 6 में भी नीला और वो जो सबका कॉम्बिनेशन है वो आसमान के साथ चलाएगा, तो दिखते तो आपको 2 ही कलर है, लेकिन 2 में कई लोग बोलते हैं सर हमें और नारंगी और ऑरेंज में भी फर्क, सॉरी नारंगी और ऑरेंज से रेड और ऑरेंज में भी फर्क समझ में आ जाता है, येलो भी हमें दिख जाता, ठीक है ना, जो भी दिख रहा है। बट प्राइमरी रेनबो लाल ऊपर नीला नीचे होता है। इसके अलावा क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, एक रेनबो के ऊपर में दूसरा रेनबो और होता है जो उल्टा होता है। दूसरा रेनबो और होता है जो ऊपर होता है, और दूसरा रेनबो जो होता है उसे सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जैसे यहां पर आपका प्राइमरी रेनबो बन गया, ये है आपका प्राइमरी रेनबो, जहां रेड ऊपर है, वॉयलेट क्या है? नीचे है। इसी के ऊपर में कुछ दूर ऊपर में एक और रेनबो आपको दिखाई देता है, लेकिन उसमें बेटा क्या होता है? रेड नीचे और वॉयलेट ऊपर होता है। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो की बनने की कंडीशन क्या है? तो भैया रेनबो बनने की पहली कंडीशन तो यही है कि आपका सन पीछे होना चाहिए ऑब्जर्वर के, वो तो है ही है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं सेकेंडरी रेनबो, तो सेकेंडरी रेनबो को ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है? सनलाइट जैसी आनी है वो तो आनी ही आनी है, ठीक है, ये घुसी यहां से, ऐसा कुछ तो भी फिनोमिना यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, और वापस एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, और साथ में देखो कंबाइनली मैं आपको बता रहा हूं कि भैया यहां पर जो डिस्पर्शन है वो तो साथ में ही चल रहा है। तो भैया ये लाइट रे ने यहां से एंटर करी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आई। सो 2 बार आपको रिफ्रैक्शन हुआ और 2 बार आपको रिफ्लेक्शन हुआ है।
ध्यान से देख लीजिए, उसमें क्या हो रहा था, एक रिफ्लेक्शन था, इसमें दो रिफ्रैक्शन थे। एंड अगेन जो मैं बता ही रहा हूं कि भैया इनके साथ ही साथ में डिस्पर्शन तो चल ही रहा है, और सेकेंडरी रेनबो में बस क्या हो रहा है, कलर का जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया है। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है? श्योर है? क्लियर है? अब देखो मैं इस लेक्चर को 10 मिनट और खींचूंगा, थोड़ा सा आगे 10 या 15 मिनट भी मान लो, 15 मिनट भी आगे मैं पढ़ा सकता हूं। इसमें क्या है कि हम लोग एक छोटे से पॉइंट को और पढ़ लेते हैं, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने सुना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, जो लाइट तितर बितर हो जाती है ना, उसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। जैसे मान के चलो एक प्लेन सरफेस है, यहां पर यदि कोई लाइट आती है तो ये जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे निकल जाती है, इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, बराबर है। लेकिन क्या सारी सरफेसेस स्मूथ होती हैं? बिल्कुल नहीं, सारी सरफेसेस स्मूथ नहीं होती हैं, कुछ सरफेसेस ऐसी भी होती हैं ऊबड़ खाबड़। अब ये जो ऊबड़ खाबड़ सरफेसेस होती हैं, इनमें क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी भी फॉलो किए जाएंगे। मतलब मान के चलो मैंने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक लाइट ऐसे आई तो ये उतने ही एंगल पे निकल गई। लेकिन उसी समय यदि कोई दूसरी लाइट मान के चलो थोड़ी सी यहां पे आ जाए, ठीक है, तो भैया ये यदि ऐसे आई तो ये ऐसे जाएगी, तो क्या होता है, ये लाइट जो है ना ये ऐसे फैल जाती है, लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इस फिनोमिना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहां पर कहा जाता है। यस और नो? क्लियर है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हो क्या रहा है कि लाइट जो है ना वो स्कैटर कर जा रही है, मतलब फैल जा रही है अलग अलग डायरेक्शंस पे, अलग अलग डायरेक्शंस पे। इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास में, वो है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। और जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो उस समय जो सूर्य जो है वो लाल कलर का दिखाई देता है। दे आर द क्या बोलते हैं, फिनोमिनाज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन कौन से फिनोमिना हैं? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, जो दिन में आप देखते हो नीले कलर का आसमान, और सनराइज और सनसेट के समय पे आपका जो सन है वो आपका लाल होता है, तो वो रेड सन जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही यहां पर होता है। ठीक है, ये जूनियर क्लासेस में आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो मैं बस आपको एक जस्ट रिकॉलिंग के तौर पे बता रहा था। बाकी यहां पे ऐसे कोई इतना टेढ़ा काम नहीं है जिसको हम लोग यहां पर समझें या समझना चाहते हैं। कई लोग बोलेंगे सर समझा दो ना, कहां यहां पर ये कर रहे हो परेशान। तो देखो सुनो, होता क्या है, एक लॉ ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ स्कैटरिंग है। बेसिकली लॉ ऑफ स्कैटरिंग कहती है कि जितनी आपकी वेवलेंथ है उसके बेसिस पर जो स्कैटरिंग होती है वो बेटा लैम्बडा टू द पावर 4। इस बार सही है, पिछली बार वो लैम्बडा स्क्वायर की जगह लैम्बडा 4 लिख गया ना, वो इसी के कारण हुआ था, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण ही यहां पर हुआ था। ये जो लॉ है ना, इसका नाम, इसका जो ये जो दिया गया है वो दिया है, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूं, आप पढ़ खुद लेना। रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग है ये, ठीक है। स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्बडा टू द पावर 4। तो इसका मतलब ये है जिसका लैम्बडा ज्यादा होगा उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि लैम्बडा ऑफ आर जो है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू लैम्बडा ऑफ वॉयलेट। यस और नो? तो इसका मतलब ये है कि जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट will be more compared to scattering of red color। ये पॉइंट समझ में आ गया? आपने बोला ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि भैया यदि नीले कलर की स्कैटरिंग, वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है तो आसमान शुड बी वॉयलेट, लेकिन वो तो हमें नीला दिखाई देता है, तो उसका रीजन क्या है? तो भैया आप पढ़ना तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, तो ये जो तीन कलर है ना वो ब्लू के आसपास की वेवलेंथ वाले कलर है, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। तो हमारा जो ब्रेन है वो वॉयलेट और इंडिगो में तो सेंसेशन समझ ही नहीं पाता है। सर हमसे पूछो,
हम तो बता देंगे सर ये क्रिम्सन रेड है, ये लाइट रेड है, ये डार्क रेड है, ये ग्रीन रेड है, ये वैसा रेड है, पिंक रेड है ना। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। बहुत लोग हैं जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमसे पूछो बॉयज से, हमारे तो लाल लाल रंग लाल, भाई रंग लाल, सब लाल है हमारे लिए तो, है ना। देखो हमारे लिए तो ये भी लाल है। अब देखो ये तो हमारे लिए, मेरे वैसे तो ये, वैसे इन दोनों कलर में आप कोई डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या आप स्क्रीन पे, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पा रहे होगे। वैसे ये डार्क नीला जैसा कलर है, एक्चुअली तो मेरे हिसाब से तो नीला ही है, पर कह सकते हो वॉयलेट भी हो सकता है। ये मेरे हिसाब से तो इंडिगो है, लेकिन आप तो ब्लू मान के चलो, ठीक है। नीचे ब्लैक कलर है, हो सकता है ये वाले दोनों कलर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हो। एक काम करता हूं मैं खोलता हूं ना, देखो ये कलर है आपके पास में, तो देखो दो हरे हैं, तीन चार नीले हैं, अच्छा ये पर्पल है, ये ब्लू है, ये कुछ तो भी है, ये कुछ तो भी नीला है, आप खुद देख लेना अपनी मर्जी से। मेरे हिसाब से ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ये दो येलो येलो जैसे दो कलर दिख रहे हैं, हरा एक दिख रहा है, नीचे भी हरा एक दिख रहा है, दो हरे दिख रहे हैं, नीले कलर बता दिए, ये तो पिंक है, गुलाबी, इतना तो समझ में आ गया। तो ये कलर्स को देख लेना, ये कलर्स हैं हमारे पास, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, खास आपके लिए बताया ये सब। अरे हाँ, कलर से याद आया यार, आपको कलर पढ़ाने पड़ेंगे, है ना। वैसे एक बात होता है, जूनियर क्लासेस में आपने कलर पढ़े हुए हैं ना, वैसे पूछते नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया, देखो 5 मिनट और खींच लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कलर भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। सो दैट इज द फिनोमिना। और ये जो स्कैटरिंग है, बेसिकली देखो ये स्कैटरिंग का मतलब है ना, यहां पर इंटेंसिटी से ही है, ठीक है, मतलब किसकी क्या है, क्या कितना फर्क पड़ता है। तो ये पॉइंट एक हो गया, स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट इज मोर कंपेयर टू रेड। इसके लिए आपका वॉयलेट कलर क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है आसमान में, और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन सनराइज और सनसेट के समय क्या होता है, तो सनराइज और सनसेट के समय पे होता ये है कि भैया ये आपका सन है, अब ये सन है तो भैया यहां से नीला ब्लू भी निकला है और रेड भी निकला है, ठीक है। और जब मॉर्निंग की बात आती है तो मॉर्निंग में क्या होता है कि सन जो है ना, ये अपने होराइजन के लेवल पे होता है, और ये ब्लू कलर क्या हो जाता है, ये स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब ये दूर दूर चला जाता है ब्लू कलर। ये ब्लू कलर कहां चला गया, दूर दूर चला गया। जबकि ये जो रेड कलर है, ये हमें यहां पर सीधा यहां से आते हुए नजर आता है। इसके कारण हमें लगता है कि भैया सन जो है वो लाल है। मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं उसके। बाकी चाहें तो आप बहुत डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, बहुत जगह पे ये सब जूनियर क्लासेस में पढ़ते हुए आए, 8वीं 9वीं में ही पढ़ लिया होगा। ये सूर्य नीला होता नहीं, सूर्य नीला कहां होता है, सन इज रेड, स्काई इज ब्लू, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब हम लोग देखो, हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर देखो, हम चाहते हैं कि आप उन चीजों को मैं ज्यादा डिस्कस करूं आपसे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होती हैं। मतलब आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें नहीं गिवन होती हैं, ठीक है। अब हम लोग छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, देखो मैं 5 से 7 मिनट और आपके लेने वाला हूं। देखो 5 से 7 मिनट लेने से पहले मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर देता हूं। नीट 2019 में ना, इस चैप्टर में से वैसे 3 क्वेश्चंस मेरे को दिख रहे हैं। एक सवाल तो है कि भैया विजिबल लाइट में किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, बताओ, रेड लाइट। क्या क्वेश्चन है, एक सवाल रेनबो का था और एक सवाल था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। उसमें क्या बोला गया था कि भैया एक सरफेस है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूं, कहां गया यार क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन, हाँ देखो क्वेश्चन है कि एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सवाल बोला गया है कि इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। बताओ, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, आंसर आप फटाफट दे सकते हैं 90 डिग्री। क्यों, क्रिटिकल एंगल है, मतलब वो क्या हो गई, सरफेस के पैरेलल चली गई। प्रीवियस लेक्चर में सीखा, कल वाले लेक्चर में पढ़ा होगा ये तो, है ना। तो ये 3 सवाल थे, इसके अलावा एक लेंसेज का कॉम्बिनेशन का भी एक सवाल था, तो 4 सवाल थे रे ऑप्टिक्स के 2019 में, ठीक है। तो चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, इसको आप लोग ध्यान से सुनना, है ना। प्रिज्म के बेसिस पर एक सवाल और करवाया गया था, लेकिन उस सवाल को मैं लेक्चर के एक काम करता हूं, अभी करवा देता हूं। सवाल क्या था, देखो सवाल में बोला गया था कि आपके पास में एक प्रिज्म है, नीट 2020 का क्वेश्चन है बेटा। क्या बोला गया था, एक लाइट रे आई एंगल आई पर, और बेटा ये जो है ये यहां पर परपेंडिकुलर निकल गई, ये प्रिज्म एंगल है। तो आपको बताना है कि आई कितना होगा, आई की वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, कुछ ऐसे थे, म्यू ए बाई 2, म्यू ए
a/2 म्यू एटसेट्रा, ऐसे टाइप के ऑप्शन थे। मैंने चारों ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है यहाँ पे। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड एक सवाल था। सवाल क्या है सुनिए, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए दिया है, गिवन है। बोला गया है कि जब लाइट रे एक साइड से एंटर करती है और दूसरे साइड से परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकल जाती है, तो इस कंडीशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू। ठीक है, नीट 2020 का सवाल, ताजा ताजा सवाल है सर। और कोई सवाल? मैंने जल्दी में पेपर देखा था तो मुझे वही एक सवाल जल्दी में दिखा, हो सकता है और भी सवाल होंगे हालांकि, बट मैं नहीं देख नहीं पाया। तो आगे और भी जो लेक्चर आएंगे, ऐसा थोड़ी कि आज ही चैप्टर खत्म हो गया। तो सवाल है कि आई बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा। तो भैया हमको यहां पर प्रिज्म के फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा। क्या? तो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। कुछ कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था बताओ? डेल्टा आई ए और एंगल ऑफ इमरजेंस से रिलेटेड याद करो फॉर्मूला। ए प्लस का डेल्टा बराबर आई प्लस का ई, ये वाला एक फॉर्मूला डिराइव किया था सबसे लास्ट में, ये आपको याद है। तो अब एज पर द गिवन कंडीशन आपका ई बराबर 0 है। सर जी ई बराबर 0 क्यों है? क्योंकि देखो ई क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज टेकन फ्रॉम व्हाट, नॉर्मल। अब ये तो नॉर्मल के अलोंग ही जा रही है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसको तो भूल जाओ। अरे पीछे चला गया। नॉर्मल से एंगल 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, मतलब ए प्लस का डेल्टा बराबर आपको मिल गया आई। तो भैया आपके पास में आई बराबर मिल रहा है या डेल्टा बराबर मिल रहा है आई माइनस का ए। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, डेल्टा बराबर आई माइनस का ए। लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी कि डेल्टा बराबर आई माइनस ए तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन अब इसको आगे करें कैसे, इसके आगे कहां से बढ़ूं? मेरे तो आंसर मिल ही नहीं रहा है। क्यों? आई है, ए है और डेल्टा, डेल्टा ने मेरी परेशानी को बढ़ा दिया है। डेल्टा ने मेरी परेशानी को कैसे बढ़ा दिया? मेरे पास आंसर ही नहीं आ रहा डेल्टा होने की वजह से, क्योंकि मुझे तो आई चाहिए। तो आई बराबर तो ए प्लस डेल्टा मैं सीधा सीधा कह भी सकता हूं, आई बराबर ए प्लस का डेल्टा, लेकिन डेल्टा तो गिवन ही नहीं है। गिवन तो उन्होंने म्यू है, गिवन तो उनके पास में म्यू है। तो अब क्या करें? तो भाई सिंपल सी बात है, आज के लेक्चर में आपने सीखा है कि डेल्टा बराबर क्या होता है, ए म्यू माइनस का 1। यस और नो, ये सीखा है आज के लेक्चर में। तो ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो भैया आपके पास में आएगा ए इंटू म्यू माइनस का 1 बराबर आई माइनस का ए। सो बेटा इसको ओपन करोगे तो ये मिलेगा ए म्यू माइनस का ए बराबर आई माइनस का ए से ए कैंसल। सो यू आर गेटिंग आई बराबर म्यू इंटू ए, दैट्स इट, खत्म, ये हो गया। या फिर आप इसे कर सकते थे आई इंटू सॉरी म्यू 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर, और यहां पर फॉर स्मॉल एंगल आप लिख सकते थे साइन आई साइन आर से म्यू 1 इंटू आई बराबर म्यू 2 इंटू आर। अब यहां पर म्यू 1 1 होगा, इंटू आई बराबर म्यू 2 तो म्यू होगा, और आर जो है वो ए के बराबर होता है। अगली बार आप इसे देख सकते हैं, इसको डायग्राम में चेक करके देखना, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाना, तो यू विल फाइंड दिस एंगल इज ए। थोड़ी ज्योमेट्री लगाना, यू विल फाइंड दिस एंगल इज ए, तो आई बराबर म्यू ए ही आएगा। क्लियर है? कहानी समझ में आई? तो मैंने ये भी सवाल करवा दिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखो मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, और वो बातें हैं कलर से रिगार्डिंग। कलर्स, कलर कलर कलर, विच कलर बताओ? अरे खेला होगा ना बचपन में, वही कलर से रिगार्डिंग हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो मेन बात क्या होती है कि कोई भी जो कलर होता है वो कुछ अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन से बनता है। बोला सही बात है। अच्छा मेन कलर क्या है आपके? प्राइमरी कलर। तो आपके पास में जो प्राइमरी कलर होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें मैं बता तो रहा हूं आपको, इस पे क्वेश्चन की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन पता होना चाहिए। वो है आर, जी और बी। मतलब एवरी कलर इज मेड अप ऑफ दीज 3 प्राइमरी कलर्स। इनके कॉम्बिनेशन से सारे कलर बेटा यहां पर बनते हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन से सारे कलर बनते हैं, तो कॉम्बिनेशन में जो काम काम की चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और काम काम की चीजों से क्या मतलब है हमारे पास में? मतलब कि जैसे मैंने रेड और ग्रीन बना दिया तो क्या बनेगा, ग्रीन और ब्लू बना दिया, मिला दिया तो क्या बनेगा,
रेड और ब्लू मिला दिया तो क्या बनेगा, ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन आते हैं। ठीक है, तो मान के चलो ये, अरे यार हमारे पास में देखो इन तीन कलर के लिए रेड ग्रीन और ब्लू मैंने लिखा है, तो इन तीन कलर के लिए मैं तीन सर्कल बना रहा हूं। रेड लिया है, रेड कलर का एक सर्कल बना दिया, ग्रीन बना लेता हूं, और एक बेटा मेरे पास में ब्लू बना लेता हूं। ठीक है, ये तीन सर्कल बन गए। अब देखो यहां पर तीन कलर में, ये है आपका रेड, ये है आपका ग्रीन, और बेटा ये है आपका ब्लू। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस पता हो तो ठीक है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है। देखो ये भी ऐसी चीज है जो मुझे भी याद नहीं रहती है ज्यादा। रेड और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है इससे बनता है मैग्नेटा कलर। भैया कौन सा होता है मैंने भी आज तक नहीं सुना, बस आपको भी याद रखना है। थोड़ी एग्जामिनर में वहां पे कलर स्ट्रिप लगा के देगा। यहां पे ग्रीन और ब्लू से मिलता है सियान कलर। ये कौन सा कलर होता है, हमने तो कभी सुने ही नहीं है ये कलर, मतलब हमने भी बस थियोरेटिकली देखे हैं। और रेड और ग्रीन से मिलता है हमें येलो कलर। ठीक है, और इन सब से सब तीनों को मिक्स कर दोगे तो मिलेगा व्हाइट कलर, ये हमें पता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि भैया रेड प्लस ब्लू यदि मिलाते हो तो आपको मिलेगा मैग्नेटा कलर, ब्लू प्लस ग्रीन मिलाते हो तो आपको मिलेगा सियान कलर। ऐसे लग रहे हैं कुछ तो भी, रेड प्लस का ग्रीन मिलाते हो तो आपको मिलेगा येलो कलर, अच्छा वाला कलर मिला। और रेड प्लस ग्रीन प्लस का ब्लू मिल जाता है तो आपको मिलता है व्हाइट कलर। ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स। आरजीबी जो है वो प्राइमरी कलर्स है, मैग्नेटा, येलो एंड सियान आर द सेकेंडरी कलर्स। जैसे रेनबो में देखा था वैसे ही है, रेनबो में भी आपको 7 कलर नहीं दिखाई दिए थे क्या, नहीं दिए थे। पुराने जमाने के जो टेलीविजन आया करते थे उनमें पिक्सल्स आपको क्लियरली दिखाई देते, ऐसे डॉट डॉट, पास में जाके टीवी को देखोगे तो उसमें डॉट 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 दिख जाते थे, वो लाल नीले और हरे डॉट हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा ये बन जाता है। बेसिकली तो उसमें एक मैट्रिक्स होता है, और वो तगड़ा वाला मैट्रिक्स होता है, उसमें डॉट 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 छोटे छोटे से। ठीक है, तो हालांकि अब मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि हमारा वो सिलेबस का पार्ट है नहीं। ठीक है, तो उनके बेसिस पर ये सारी चीजें यहां पर बनती हैं। अब यहां पर जरा ध्यान दो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, उस पे वो ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें दिखाई देता है। मतलब यदि मैं बोल रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने लाल टी शर्ट पहनी तो वो मुझे लाल रेड टी शर्ट दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, उस पर व्हाइट लाइट आके गिरी, वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में आई वो उसका कलर लाल है। बाकी कलर का क्या हुआ, बाकी कलर्स को उस टी शर्ट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, छोड़ा ही नहीं, बाहर निकलने ही नहीं दिया, तो वो सारे कलर क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। तो इस पर सवाल बन जाता है। ठीक है, इस पर सवाल कैसे बन जाता है, सवाल सुन लो। मान के चलो ये आपके पास में एक रेड ऑब्जेक्ट है, सवाल एग्जामिनर कैसे बता सकता है मैं वो बता रहा हूं। यदि इस पर मैंने व्हाइट लाइट डाली, कौन सी लाइट डाली बेटा, व्हाइट लाइट डाली, तो इसका कलर क्या आएगा, कि विच कलर, कौन सा कलर इसका दिखाई देगा, आंसर इज रेड। सवाल समझ में आया। देखो ऐसे सवाल बनेंगे ये लॉजिकल टाइप के, व्हाइट लाइट डाली रेड कलर के ऑब्जेक्ट पर तो कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड। मान के चलो अगला सवाल सुनो, अब सवाल को ध्यान से सुनो। मेरे पास में ये है रेड कलर का ही ऑब्जेक्ट और इस पर मैंने डाली है ग्रीन लाइट, इस पर डाली है ग्रीन लाइट, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट का कलर कैसा दिखाई देगा। तो भैया इसका कलर दिखाई देगा अब इस बार आपको ब्लैक। क्यों सर जी ब्लैक क्यों, देखो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कलर दिख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के कारण दिख रहे हैं, लेकिन यदि वहां से कोई लाइट नहीं आ रही है, मतलब सारे कलर यदि एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो ब्लैक कलर होता है, और सारे रिफ्लेक्ट हो गए तो व्हाइट होता है। ध्यान सुनना, ऑल कलर्स रिफ्लेक्टेड, ऑल कलर्स रिफ्लेक्टेड, तो बेटा इसका मतलब होता है आपका व्हाइट कलर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर्स। ठीक है, व्हाइट कलर्स नहीं कलर। और
ऑल कलर्स एब्जॉर्ब्ड, सारे कलर्स को यदि एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वो हमारा होता है ब्लैक कलर। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यदि मुझसे पूछोगे वो मैग्नेटा क्या है और सियान क्या है तो भैया मैं नहीं बता पा रहा हूं इतना। ठीक है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल बना ले तो हम बताएंगे। तो रेड कलर पे अब आपने कौन सी लाइट डाली है? ग्रीन। तो ये रेड कलर का काम क्या है? रेड कलर का मतलब ये यदि इस पे कोई भी कलर आए तो उसमें से लाल को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इस पे आपने लाल डाली क्या? नहीं, आपने कौन सी कलर डाली? ग्रीन। तो ग्रीन को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। यदि इसने एब्जॉर्ब कर लिया इस पे पड़ी हुई लाइट को तो कुछ वापस आएगा क्या? कुछ वापस नहीं आएगा, मतलब क्या रहेगा? काला काला अंधेरा। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है या नहीं आया है? सर ये तो आसान लगा। हाँ, ये आसान ही है। अब इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम। ये और एक छोटा सा टेढ़ा सा पॉइंट है, टेढ़ा सा पॉइंट है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मैं आपको यहां पे बता दूंगा। इस पे सवाल देखो अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन सिंस नीट 2019 में वो रेनबो वेनबो तक आ गए थे, तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो सुनिए, नीट 2019 में उन्होंने क्या कर लिया, रेनबो पे सवाल पूछ लिया। और जब रेनबो पे सवाल पूछा तो उन्होंने उसमें 4 पॉइंट दिए थे। 4 पॉइंट कौन कौन से दिए थे? कि भैया व्हेन द लाइट रेज अंडरगो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। तो मैंने आपको बताया 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए थे वहां पे, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए थे सेकेंडरी रेनबो में। यस। दूसरा पॉइंट था द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स इन द सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो में कलर का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तीसरा पॉइंट कि भैया वो जो सही था वो तो छोड़ दो। और चौथा पॉइंट आता है कि रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये पॉइंट था। तो इसका मतलब वो कलर्स कलर्स पे बात करने लग गए थे 2019 आते आते, तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको जरा यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट ये है कि भैया दो कलर मिलके यदि व्हाइट लाइट दे दें, दो कलर मिलके यदि आपको व्हाइट लाइट मिल जाए तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ए प्लस बी का मतलब यदि व्हाइट लाइट यदि आ जाए तो भैया आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर को पढ़ने के लिए मुझे वापस जाना है। कहां जाना है? देखो ये सर्कल पे, इस सर्कल पे आ जाओ। ठीक है, तो सोचो सोचो, हाँ, कौन कौन से कलर से कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा? देखो रेड और ब्लू से मैग्नेटा बन गया, तो अब कौन गायब है? ग्रीन। तो मतलब ये हो गया कि भैया मैग्नेटा प्लस का ग्रीन बराबर वाइट। तो मैग्नेटा एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मैग्नेटा एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सोचो दूसरा कॉम्बिनेशन, ब्लू और ग्रीन से आपने सियान बना दिया, तो कौन गायब है? रेड गायब है। मतलब सियान प्लस का रेड बराबर वाइट। ठीक है, तो सियान और रेड क्या है आपके? सियान और रेड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और कौन सा रह गया? मैग्नेटा कवर कर लिया, सियान कवर कर लिया, येलो रह गया। तो येलो में देखो ये दो ही कलर ऐसे टेढ़े टेढ़े से है ना, येलो कौन बच गया? रेड और ग्रीन है, ब्लू। तो येलो प्लस का ब्लू और ये है व्हाइट। तो भैया ये आपके पास में 3 कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या है? भैया दो मिलके यदि व्हाइट लाइट दे दे तो आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो येलो प्लस ब्लू बराबर व्हाइट लाइट, येलो प्लस का ब्लू बराबर व्हाइट लाइट। ठीक है, यस और नो? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आएगी? यस और नो? क्लियर है क्या? श्योर? देखो अब इस पे अच्छा सवाल एक बनाते हैं। आपने नींबू देखा है? नींबू, नींबू सर देखा है? अच्छा नींबू का कलर बताओ कौन सा होता है? सर नींबू का कलर हरा भी होता है, येलो भी होता है, और बीच में और भी हरे से लेकर के येलो के बीच में बहुत सारे शेड्स होते हैं। अब उन शेड्स पे तो जाहिर सी बात है हमें बात नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे तो नहीं बोलेगा। अच्छा येलो कलर का और कोई ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, नहीं आ रहा, चलो छोड़ो। नहीं तो यार इस पे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं?
हाँ देखो, इसमें एक्चुअली क्या है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाने की कोशिश करता है, येलो लाइट डालेगा कहीं पे, येलो डालेगा तो येलो डालेगा किसी रेड ऑब्जेक्ट पे, तो उसमें से बाहर क्या निकलेगी, ग्रीन। इस पे देखो ये कलर कॉम्बिनेशन है, ये याद रखने वाला है। जैसे जिन लोगों ने कलर वगैरह के क्लासेस बचपन में करे होंगे, जो जिनको ड्राइंग वगैरह का बचपन में शौक रहा होगा, उनके लिए टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और लेकिन जो कुछ विद्यार्थी ऐसे जरूर रहे होंगे जिनको ये कलर देखने के बाद उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया होगा, छोड़ो यार ये तो ना, तो हमने तो लिख दिया है कि एग्जामिनर विल नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस, और हम मान रहे हैं ऐसा, तो मतलब नहीं पूछेगा, तो कहानी खत्म करके उन्होंने वैसे ही रख दिया होगा इतनी देर पहले ही, 10 मिनट पहले उनका लेक्चर समाप्त हो चुका होगा। कोई बात नहीं, देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुराई नहीं है। बट हम लोग देखो क्या होता है ना, जब पुराने साल के पेपर्स के से गो थ्रू करते तो हमें एक आइडिया मिलता है कि आगे एग्जामिनर किस बारे में सोच सकता है, सोच सकता है। कोई जरूरी नहीं है इस साल, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नीट 2021 में पूछ लेगा कि भैया ये कलर का ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट आप देखिए वो प्रिज्म की तरफ काफी अट्रैक्ट हो चुका है। मतलब नीट 2020 में भी प्रिज्म का ही सवाल था, नीट 2019 में भी एक प्रिज्म से रिलेटेड सवाल उन्होंने, प्रिज्म नहीं, उनमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के सवाल पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। मतलब लगातार 2-3 साल में 17, 18, 19 में लगभग उन्होंने प्रिज्म के, सॉरी, लेंसेज और उनके कॉम्बिनेशन के सवाल पूछे थे। तो वो एक हर साल अलग चलते रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हम लोगों ने इसको यहां पर देख लिया बेटा, कलर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो कलर के कॉम्बिनेशन में याद रखने वाला डेटा बहुत कुछ है। अब जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू हैं आपके प्राइमरी कलर, रेड ब्लू मिलके मैग्नेटा बनेगा, ब्लू ग्रीन मिलके सियान बनेगा, रेड ग्रीन मिलके येलो बनेगा, तीनों मिल जाएंगे तो व्हाइट बन जाएगा। इसका ये सर्कल है। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, जो दो कलर मिलके व्हाइट लाइट दे दें तो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। मैग्नेटा ग्रीन, सियान रेड, येलो ब्लू, ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एक दूसरे के। यस और नो, श्योर है, ओके। अब एक सवाल और जो मैंने यहां पे करवा दिया, जैसे रेड ऑब्जेक्ट पे आपने ग्रीन कलर डाला तो कुछ मिला क्या आपको वापस, कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो कलर वो होता है जो वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, जो वहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो कलर एक्चुअल में हमें वहां पर दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके अलावा यदि कोई कलर डालोगे तो फिर वो वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर आपको चीजें ब्लैक दिखाई देंगी। क्लियर है? सो इसी के साथ में हमारे पास में बेटा ये बहुत बड़ा जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया। बस छोटे सी पॉइंट और रह गई हैं, उनको भी हम लोग जैसे यहां पर खत्म कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चल रहा है तो उसमें भी कुछ चीजें हैं, क्योंकि देखो मैंने रिफ्लेक्शन के साथ में चीजें आपको समझा दी, रिफ्रैक्शन के साथ में भी चीजों को समझा देते हैं। जैसे मान के लो एग्जामिनर सवाल बनाने के लिए क्या करता है, ग्लास का स्लैब लेता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा दिमाग थोड़ा सा काम करना कम कर देता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का स्लैब लिया है, यहां से व्हाइट लाइट आई तो भैया यहां तो आपका फिर ये डिस्पर्शन हो सकता है, तो आपको सातों कलर दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन यदि उन्होंने, एग्जामिनर ने क्या बोला कि भैया मेरे पास में रेड ग्लास का स्लैब है, रेड ग्लास है, रेड ग्लास है, ठीक है, और इस पर यदि मैंने व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट डाली तो बताओ यहां पर कौन सा कलर आएगा। या फिर उसने बोला कि भैया मैंने यहां पर ग्रीन लाइट डाली तो बताओ मुझे यहां पर कौन सा कलर दिखेगा। ये सवाल है, तो दोनों के आंसर फटाफट बता दीजिए, दोनों के आंसर बता दीजिए। मैंने एक बार व्हाइट लाइट डाली और एक बार ग्रीन लाइट डाली। अच्छा, कोई ऐसा तो महानुभाव नहीं है ना जिसने ब्लैक लाइट भी नीचे एक क्वेश्चन और बना लियो अपने खुद के लिए। सर ने व्हाइट डाल दी, ग्रीन डाल दी, सर ने ब्लैक के बारे में तो चर्चा ही नहीं किया। ब्लैक इज माई फेवरेट, ऐसा कोई सोच तो नहीं रहा है। ब्लैक लाइट किसी ने देखी है? मैं तो नहीं देखी भैया, मेरे यहां नहीं होती। व्हाइट लाइट, बताओ क्या होगा आंसर। दो सवालों के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो रेड ग्लास है, वो रेड क्यों है? क्योंकि वो भैया बाकी सारे कलर्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि रेड कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन सर यहां तो ग्लास का स्लैब है, मतलब वो तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां से उसके ऊपर जो गिरी हुई लाइट है वो वापस क्या भेज रहा है, वापस आगे क्या भेज रहा है, सिर्फ लाल कलर। मतलब व्हाइट लाइट गिरी तो व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी कलर, तो इसमें से उसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको पहले सवाल का आंसर मिलेगा रेड कलर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ग्लास स्लैब विल बी विजिबल व्हाट, रेड ही दिखाई देगा। लेकिन यदि आपने ग्रीन कलर की लाइट डाली तो यहां पे कोई भी कलर की लाइट आपको वापस नहीं मिलेगी, नो कलर, कोई लाइट आएगी ही नहीं टकरा के,
क्योंकि ग्रीन कलर को तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, तो आपको बाहर कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी। क्या ये सवाल समझ में आया? कॉन्सेप्ट है सिंपल से, व्हाइट लाइट डाली, रेड ग्लास का स्लैब है तो आपको बाहर लाल मिल रहा है, हरे कलर की लाइट डाली तो बाहर कोई कलर आ ही नहीं रहा है। तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ये रेड ग्लास जो है ग्रीन कलर में यदि देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। ये मिस्टर इंडिया जैसा हो गया। मिस्टर इंडिया कौन से कलर में दिखाई देता था? लाल कलर की लाइट जब लगा देते थे खतरा, तो वहां पर वो दिखाई देता था। यस और नो? तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इसके लिए सिग्नल्स जो है वो लाल कलर के बनाए जाते हैं, रुकने वाले। ठीक है, ये वो छोटे छोटे सी जो आम क्या बोलते हैं जिंदगी में हम लोग जो देखते हैं, जो चीजें काम आती हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर लिया है और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। इसके आगे जो हमारा सेक्शन आता है ना, वो आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। लेकिन कर्व सरफेसेस को पढ़ने से पहले जितना हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, जो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और ये सब जो प्लेन सरफेसेस का पूरा खेल पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए बिना तो बेटा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड रहने वाला है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? ओके। सो बेटा इसी के साथ में हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को यहां पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए